चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस बेहतरीन सेशन की, जिसमें आज हम मानव पाचन तंत्र के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर कि मानव का जो पाचन तंत्र है, आप चित्र में देख सकते हैं कि मानव का पाचन तंत्र इधर बना हुआ है। तो इसमें पाचन तंत्र क्या होता है से लेकर आखिरी जो इसका स्टेप होता है वहां तक संपूर्ण अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले बात करें कि पाचन की, कि पाचन आखिर क्या होता है, किस चीज को कहते हैं पाचन। पाचन बेसिकली सरल सी परिभाषा देखी जाए तो भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ना। भोजन के जो जटिल अणु होते हैं उनको सरल अणुओं में तोड़ना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। इसके 5 चरण होते हैं। पाचन के कितने चरण होते हैं? 5 चरणों में पाचन संपूर्ण होता है। ठीक है, जैसे इसका पहला चरण ग्रहण, भोजन को ग्रहण करना पाचन का एक अंग है। ठीक है, मुख गुहा द्वारा अपने भोजन ग्रहण करते हैं। दूसरा जो इसका स्टेप होता है वो होता है पाचन की प्रक्रिया। ग्रहण करने के बाद ग्रसिका में कोई पाचन की प्रक्रिया नहीं होती, लेकिन पाचन का एक सिस्टम शुरू हो जाता है। उसके बाद अवशोषण, स्वांगीकरण और मल त्याग। आगे इन सब प्रक्रियाओं के बारे में अपने देखेंगे कि कब कौन सी क्रिया किस भाग के अंदर होती है। उसके बाद तंत्र किसको कहा जाता है? तंत्र आप पचाने वाला जो समूह है, ये आप चित्र के अंदर देख सकते हैं कि तंत्र होता है कई सारे अंगों का जो समूह है उसको तंत्र बोलेंगे। तो इस पाचन तंत्र के अंदर देख सकते हैं कि कितने सारे अंग, कितनी सारी ग्रंथियां मिलकर एक तंत्र का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए इसको एक तंत्र बोला जा रहा है। ठीक है, तो पाचन की प्रक्रिया को पूर्ण करने वाला एक तंत्र है। पाचन एक भौतिक रासायनिक परिवर्तन है ना। भौतिक रूप से उसको ग्रहण किया जाता है, फिर उसके अंदर रासायनिक परिवर्तन भी होता है, उसका भौतिक स्वरूप भी लास्ट तक बदल जाता है ना। तो इसलिए इसको भौतिक रासायनिक प्रक्रिया भी बोला गया है। इसके बाद पाचन का क्या कार्य होता है, किस लिए किया जाता है पाचन? भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। भोजन ग्रहण करने का उद्देश्य यही होता है कि अपने शरीर को जो ऊर्जा की क्षति हुई है या कमी है शरीर में, उसको पूर्ण किया जाए, इसके लिए अपने भोजन ग्रहण करते हैं। तो भोजन से ऊर्जा प्राप्ति पाचन का मुख्य क्या होता है, कार्य होता है। अब इस पाचन तंत्र के अंदर देखेंगे अपने कि कौन कौन से दो मुख्य भाग होते हैं इसके। कौन कौन से दो मुख्य भाग होते हैं, जिसमें आहार नाल एक प्रमुख भाग है और दूसरा जो पाचन तंत्र का प्रमुख भाग है वो होती है इसमें पाचक ग्रंथियां। आहार नाल में मुख गुहा का अध्ययन करेंगे कि मुख गुहा क्या होता है, उसमें क्या भोजन को पचाने की क्या प्रोसेस होती है। उसके बाद ग्रसन नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा। और पाचक ग्रंथियों में मुख्यतः अपने देखेंगे लार ग्रंथि, जठर ग्रंथि, लीवर प्लस पित्ताशय और आंतर ग्रंथि। तो ये सब मिलकर किसका निर्माण करते हैं, इस मानव पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट इसमें अपने देखते हैं कि पाचन तंत्र का जो पहला अंग है अपने पास, वो होता है मुख गुहा। मुख गुहा, अपने गुहा का मतलब गुफा या मुख रूपी जो गुफा है अपनी, जहां से भोजन को ग्रहण किया जाता है सबसे पहले स्टेप में। तो मुख गुहा से देखते हैं पहला जो इसका अंग है, तो इसको माउथ है, अंग्रेजी में ओरल भी बोल सकते हैं। तो इसमें 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। इन लार ग्रंथियों का नाम देख लें अपने, तो सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो पैराटिड ग्रंथि, उसके बाद में सबलिंगुअल और सबमेडिबुलर, ये 3 ग्रंथियां होती है। ठीक है, प्रतिदिन 1.5 लीटर लार अपने मुख से निकलती है ना। इसलिए अब आगे देखें तो इन लार ग्रंथियों में 4 मुख्य एंजाइम होते हैं। इन लार ग्रंथियों में 3 लार ग्रंथियां बताइए मैंने, कौन कौन सी? पैरेटिड ग्रंथि, सबलिंगुअल ग्रंथि, सबमेडिबुलर ग्रंथि। ठीक है, इन लार ग्रंथियों के अंदर 4 एंजाइम निकलते हैं। इन लार ग्रंथियों के अंदर 4 एंजाइम निकलते हैं। कौन कौन से? तो पहला जो है वो है लाइसोजाइम। इसको जीवाणुनाशी एंजाइम भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि बाहर से आने वाले जो भोजन के साथ अवांछित जीवाणु जो आ जाते हैं उनको मारने का काम करती है, इसलिए इसको जीवाणुनाशी एंजाइम ही बोला जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मतलब जो है
एंजाइम है, ठीक है। दूसरा है टाइलिन और डाइस्टेज, दोनों का कार्य एक ही है। ये स्टार्च या मंड, इसको आप यूं समझ सकते हैं कि आटे का जो छिलका होता है वो स्टार्च होता है, स्टार्च का रूप होता है ना, उसका पाचन करता है, ठीक है। तीसरा हो गया। उसके बाद चौथा जो है उसका नाम है म्यूकस, और म्यूकस का क्या कार्य होता है कि भोजन को चिपचिपा या लिपलिपा करने का काम करता है, ठीक है। तो ये हो गए मुख गुहा के अंदर, मुख गुहा के अंदर जो लार ग्रंथि है और जो उन लार ग्रंथियों से निकलने वाले एंजाइम है, और एंजाइम्स का उनका मुख्य जो कार्य है, ठीक है। पहला जो एंजाइम है उसका कार्य है जीवाणुनाशी है, लाइसोजाइम। टाइलिन, डाइस्टेज, मंड और स्टार्च का पाचन करते हैं, और म्यूकस भोजन को चिपचिपा बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे अगर देखा जाए, मुख के बाद पाचन तंत्र का मुख्य भाग ग्रास नली होता है। ग्रास नली में वैसे तो कोई पाचन नहीं होता है, पाचन की क्रिया में ग्रास नली में कोई भी पाचन नहीं होता है, किसी भी खनिज लवण विटामिन का पाचन नहीं होता है। लेकिन ये क्या होता है, लार मिश्रित भोजन इसमें आता है। जैसे ही मुख से अपने ग्रहण किया, वहां से लार ग्रंथियों से लार मिल गई भोजन में, और उसके बाद में लार मिश्रित भोजन आता है जिसको बोलस कहा जाता है। लार मिश्रित भोजन बोलस होता है, बोलस आता है इसके अंदर, ठीक है। इसमें पाचन नहीं होता है, पाचन की प्रक्रिया इसमें नहीं होती है, लेकिन भोजन को ढकेलने का कार्य होता है इसमें। भोजन को धीरे धीरे इसके अंदर चलता रहता है, धीरे धीरे ढकेला जाता है। इस प्रक्रिया को पेरिस्टालिसिस या क्रमानुकुंचन कहते हैं, और ये ग्रास नली की लंबाई 25 सेंटीमीटर लंबी होती है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे पाचन तंत्र का बड़ा ही मुख्य भाग है आमाशय। आमाशय आप इसके अंदर देख सकते हो, ये जो इसको पेट बोला जाता है, एक्चुअल में वो कोई पेट नहीं होता, पेट का हिस्सा इसको पेट बोला जाता है, आमाशय को, ठीक है। तो आमाशय इसमें सबसे ज्यादा भोजन 4 घंटे तक रुकता है, सबसे ज्यादा लंबे समय तक भोजन इस आमाशय के अंदर ही ठहरता है। और इस आमाशय को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में, इधर चित्र की सहायता से उस बड़े भाग को इधर चित्र की सहायता से देख सकते हैं कि पहला भाग और दूसरा भाग और ये नीचे वाला तीसरा भाग। इसका जो पहला भाग है उसका नाम है कार्डियक। कार्डियक वैसे तो हृदय से संबंधित होता है, लेकिन ये ऊपर वाला भाग जो है ये हृदय के बहुत ज्यादा नजदीक होता है, इसलिए इस भाग को कार्डियक भाग बोला जाता है, ठीक है। ऊपरी भाग होता है, इसमें HCl का निर्माण होता है। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का इसके अंदर निर्माण होता है, जो कि जीवाणुनाशी होता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो भोजन को तोड़ने का काम करता है, यानी छोटे टुकड़ों में बांटने का काम करता है, ठीक है। इसके बाद इसका दूसरा भाग देखे जाए तो दूसरे भाग का नाम है फंडिक। दूसरे भाग का क्या नाम है, फंडिक। इसमें कांटेदार संरचना होती है, कांटेदार संरचना होती है जिसे रुज्जी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रुज्जी कहा जाता है। ये रुज्जी का क्या कार्य होता है, ये भोजन को रोक कर रखती है। आमाशय के अंदर भोजन को रोकने का कौन कार्य करता है, रुज्जी नामक जो संरचना होती है ना, फंडिक में रुज्जी नामक संरचना होती है, वो भोजन को रोक कर रखने का काम करती है। भूखा रहने पर ये रुज्जी चुभने लग जाती है ना, चुभता है, भूखा रहने पर चुभता जो है वो रुज्जी ही होती है, ठीक है। तीसरा जो भाग है वो है पाइलोरिक। इस भाग के अंदर नीचे वाला जो लास्ट का भाग है, इसके अंदर जठर ग्रंथि पाई जाती है। जठर ग्रंथियों से कौन सा रस निकलता है, जठर रस निकलता है, गैसिटिक जूस निकलता है, ठीक है। और इस जूस के अंदर 2 बड़े ही मुख्य एंजाइम पाए जाते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है। एक का नाम है रेनिन और दूसरा का नाम है पेप्सिन। रेनिन का जो काम होता है वो दूध को दही में परिवर्तित करता है, रेनिन दूध को दही में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है। जबकि दूसरा जो एंजाइम है वो है पेप्सिन। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टीन में बदलता है, ठीक है। ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट एंजाइम हैं, याद रखने योग्य। क्वेश्चन सीधा ही पूछ लिया जाता है कभी कभार कि पेप्सिन एंजाइम किसको, मतलब प्रोटीन को किस में बदलता है, पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पेप्टीन में बदलता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कभी कभार HCl ज्यादा हो जाने की वजह से, भोजन हमने ज्यादा कर लेते हैं, उसकी वजह से HCl की मात्रा पेट के अंदर बढ़ जाती है। पेट के अंदर बढ़ जाने से क्या हो जाता है, एसिडिटी प्रॉब्लम हो जाती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। एसिडिटी की प्रॉब्लम होने पर
क्योंकि ये अमल है, अमल में अगर आपको पता है कि अमल में अगर क्षार मिलाएंगे तो उदासीन हो जाएगा। तो ज्यादा एसिडिटी किसके कारण बनी है? ज्यादा अम्लीयता हो जाने के, अमाशय में ज्यादा अम्लीयता हो जाने के कारण एसिडिटी हो जाती है। तो इसको संतुलित या उदासीन करने के लिए क्षार की जरूरत होती है। तो इसके लिए डॉक्टर हमें MgOH यानी कि इसको बोला जाता है MgO2 MgH का होल्ट वाइस यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है इसको, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिया जाता है एसिडिटी होने पर, और ये क्षार होता है जिसके कारण एसिडिटी की प्रॉब्लम में आराम मिलता है। ठीक है, अब इतना ज्यादा अमल हो जाने की वजह से, इतना ज्यादा पेट के अंदर अमल होता है, अमल बनता है, तो ये पेट को जला क्यों नहीं देता? पेट इससे खराब क्यों नहीं होता? क्यों? क्योंकि जो पेट की जो दीवारें होती है, पेट की जो दीवार होती है या इसकी जो मांसपेशियां होती है वो म्यूकस क्षार की बनी होती है, म्यूकस क्षार की बनी होती है। म्यूकस क्षार की बनी होने के कारण ये अम्लीयता को उदासीन कर देता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे भोजन अमाशय से आगे छोटी आंत में प्रवेश करता है। जब छोटी आंत में प्रवेश करता है तो भोजन कायम रूप में प्रवेश करता है, यानी कि अमाशय से मुख गुहा से ग्रास नली और अमाशय से होता हुआ भोजन अब इसका रूप कायम रूप हो गया है। ठीक है, तो छोटी आंत एक बड़ा मेजर पार्ट होता है पाचन तंत्र का, पूर्ण पाचन इसी के अंदर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर दो हार्मोन, छोटी आंत से सबसे पहले इस वाले भाग से ही दो हार्मोन स्रावित होते हैं, जिनका नाम, पहला जो हार्मोन है वो है सेक्रेटिन हार्मोन। सेक्रेटिन हार्मोन उत्तेजित करता है किसको? पैनक्रियाज को। पैनक्रियाज यानी अग्नाशय को उत्तेजित कर देता है कि भोजन आ रहा है, उसके लिए तैयार हो जाओ। तो पैनक्रियाज या अग्नाशय ग्रंथि क्या करती है कि पूर्ण पाचक एंजाइम छोड़ती है, यानी कि पचाने के लिए कुछ एंजाइम छोटी आंत के अंदर छोड़ती है। उन एंजाइम का तीनों का नाम क्या है? LAT से याद कर सकते हो, लैट से, L से लाइपेज हो गया, A से एमाइलेज हो गया और T से ट्रिप्सिन हो गया। इन तीनों ही एंजाइम का क्या कार्य होता है? लाइपेज वसा का पाचन करता है, वसा यानी फैट का पाचन करता है। इसके अलावा A से एमाइलेज स्टार्च का पाचन करता है, और टी से ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन यानी पेप्टोन से पेप्टाइड बनाता है। हमने देखा कि अमाशय के अंदर प्रोटीन का जो रूप है वो पेप्टिन हो गया था, है ना? तो अब पेप्टोन को पेप्टाइड में बदलने का काम कौन कर रहा है? ट्रिप्सिन हार्मोन कर रहा है, जो कहां से निकल रहा है? पैनक्रियाज ग्रंथि से या अग्नाशय ग्रंथि से निकल रहा है। ठीक है, दूसरा जो हार्मोन निकलता है छोटी आंत से वो है काइलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन। काइलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन किसको उत्तेजित करता है? लीवर को उत्तेजित करता है। और लीवर से क्या निकलता है? पित्त रस निकलता है, जो कहां स्टोर होता है? पित्ताशय के अंदर स्टोर होता रहता है। पित्ताशय कोई अलग से ग्रंथि नहीं होती, वैसे इसको निकाला भी जाता है कभी कभार, डॉक्टर के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये इसमें सिर्फ पित्त रस संग्रहित होता है, बाकी इसका कोई मुख्य कार्य नहीं होता। स्टोर होता है पित्ताशय के अंदर, जो क्या कार्य करता है? पित्तरस क्या करता है कि अम्लीय भोजन, क्योंकि अमाशय से आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक मिला हुआ है भोजन के अंदर, अम्लीयता हो गई है, तो उसको क्षारीय बनाने का कार्य करता है पित्त जो रस होता है। ठीक है, छोटी आंत में पाचन क्या हो जाता है? पूर्ण हो जाता है। इसमें पाचन के साथ अवशोषण भी होता है। और छोटी आंत के मुख्य 3 भाग है, एक बार स्क्रीनशॉट ले ले। छोटी आंत के जो मुख्य 3 बड़े भाग हैं उनके बारे में बात की जाए तो सबसे मुख्य भाग है वो ड्यूडेनियम। ड्यूडेनियम जो छोटी आंत का शुरुआती जो भाग होता है उसी को ड्यूडेनियम कहा जाता है, जो कि अग्नाशय और लीवर से जुड़ा होता है। अग्नाशय, इस ड्यूडेनियम भाग से ही अग्नाशय को उत्तेजित करने वाला सेक्रेटिन हार्मोन स्रावित होता है, और काइलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन जो लीवर को पित्तरस के लिए उत्तेजित करता है वो भी इसी भाग से स्रावित होता है। दूसरा भाग जो है वो है जेजुनम। जेजुनम भी बड़ा ही मुख्य पार्ट होता है, बीच का जो लंबा बड़ा पार्ट होता है जिसमें भोजन को फैलाव मिलता है अवशोषण के लिए, वो बड़ा भाग होता है जिसका नाम जेजुनम होता है। ये भोजन को फैलाव देता है जिससे अवशोषण में सहायता मिलती है। तीसरा जो भाग है वो है इलियम। इलियम से एक बड़ा ही महत्वपूर्ण एंजाइम इरेप्सिन एंजाइम स्रावित होता है। इरेप्सिन एंजाइम स्रावित होता है जो कि क्या करता है
पेप्टाइड, प्रोटीन का अब तक का रूप है, अब तक छोटी आंत में जब तक प्रोटीन पहुंचता है तो पेप्टाइड रूप में पहुंचता है। तो पेप्टाइड को एमिनो अम्ल में, पेप्टाइड को एमिनो अम्ल में उसका पेप्टाइड को एमिनो अम्ल में परिवर्तित कर प्रोटीन का पूर्ण पाचन कर देता है। ठीक है, इसके अलावा इसी एलियम में, इलियम भाग में उंगली नुमा संरचना पाई जाती है। ये जो नीचे का जो भाग है इसी को इलियम बोला जा रहा है। इसमें उंगली नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें दीर्घरोमा या वेलाई कहा जाता है। ये भी अवशोषण में सहायता प्रदान करती है, इनसे भी अवशोषण होता है। उसके अलावा जो आगे का जो भाग है पाचन तंत्र का वो है बड़ी आंत। बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है, क्योंकि अब तक सभी चीजों का अवशोषण हो चुका है, सिर्फ जल यहां तक, बड़ी छोटी आंत तक जल का अवशोषण नहीं होता, बड़ी आंत में आने के बाद ही जल का अवशोषण होता है। इसका जो निचला भाग है बड़ी आंत का उसको सिकम कहा जाता है, और इसके नीचे का जो ये अवशेषी अंग होता है इसको अपेंडिक्स कहा जाता है। अपेंडिक्स, इसको कई बार ये बीमारी करता है जब डॉक्टर के द्वारा बाहर भी निकाला जाता है। ठीक है, ये एक अवशेषी अंग है, इसका क्या है अब पता नहीं पाया कि हजारों साल से ये एक बिना किसी कार्य के ही पड़ा है। अब इस बड़ी आंत के अन्य नाम भी है इसका, इसको कोलोन कहा जाता है। ठीक है, तो उसी के आधार पर इसके 4 भाग किए गए हैं। ऊपर का ये जो भाग है इसको बोला जाता है असेंडिंग कोलोन, उसके बाद ये है ट्रांसवर्स कोलोन, और ये है डिसेंडिंग कोलोन, और जो ये वाला भाग है इसको बोला जाता है सिग्नोइड कोलोन, और अंत में ये मलाशय है, मलाशय द्वार है जिसके द्वारा भोजन का पूर्ण पाचन होने के बाद मल त्याग द्वारा भोजन का मलाशय का मल का त्याग कर दिया जाता है। होपफुली आज की ये जो क्लास है आपको पूर्ण तरीके से समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।